नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू दी पॉलिटिकल सेज। जवाहरलाल नेहरू और उनका विजन फॉर इंडियन डेमोक्रेसी आज हम कवर करने वाले हैं। वो एक ऐसे लीडर थे जो सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं थे, बल्कि वो एक मॉडर्न इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के चीफ आर्किटेक्ट भी थे। लेट्स स्टार्ट विथ नेहरू एज ए विजनरी लीडर। जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि आज़ादी के बाद भारत कैसा बनेगा उसकी कल्पना भी की। उन्होंने डेमोक्रेसी को सिर्फ एक सिस्टम नहीं, एक वे ऑफ लाइफ माना कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अ सिस्टम, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। Now we'll see constitutional role of नेहरू जी। ऑफिशियली नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, लेकिन आइडियोलॉजिकली बहुत बड़ा रोल था उनका। स्पेशली 1946 में दिया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसने इंडिया के डेमोक्रेटिक सोल की फाउंडेशन रखी। सोच समझ के लिखे गए वर्ड्स जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब उसी विजन का हिस्सा थे। ब्लेंड ऑफ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। नेहरू जी का विजन था एक मॉडर्न भारत जहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, सिविल लिबर्टीज हो और हर सिटीजन को सोशल इकोनॉमिक जस्टिस मिले। उनकी सोच आइडियलिस्ट ज़रूर थी, लेकिन वो रियलिटी से भी जुड़े हुए थे। जानते थे कि इंडिया जैसे डाइवर्स देश में बैलेंस होना ज़रूरी है। नाउ विल सी इन्फ्लुएंस ऑन नेहरूज डेमोक्रेटिक थॉट। वेस्टर्न लिबरलिज्म, स्पेशली ब्रिटिश पार्लियामेंट का मॉडल, जहाँ पे डिबेट, डिसेंट और फ्रीडम ऑफ प्रेस इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ थे। मार्क्सिज्म, इकोनॉमिक जस्टिस के आइडियाज़ पसंद थे उन्हें, पर वो डिक्टेटरशिप टाइप कम्युनिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते थे। गांधीयन ह्यूमैनिज्म, गांधी जी से नॉन वायलेंस और जनहित की भावना उन्होंने ली। मास वेलफेयर नेहरू जी के पॉलिटिक्स का कोर बन गया था। तो जो नेहरू जी का डेमोक्रेटिक विजन था वो एक पावरफुल ब्लेंड था, ईस्ट का और वेस्ट का, आइडियलिज्म और प्रैक्टिकलिटी का। नाउ पिछले स्लाइड में हमने जाना नेहरू जी का डेमोक्रेटिक विजन। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की, यानी इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नेहरू जी की सोच में कैसा होना चाहिए था। सबसे पहला है पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेफरेंस। नेहरू जी ने ब्रिटिश स्टाइल पार्लियामेंट्री सिस्टम को चूज़ किया था। क्यों उन्होंने ब्रिटिश स्टाइल पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों चूज़ किया? क्योंकि उन्होंने खुद इंग्लैंड में पढ़ा था और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में बहुत डीप फेथ था। उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब था लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की सरकार। तो ब्रिटिश स्टाइल पार्लियामेंट्री सिस्टम उन्होंने क्यों चूज़ किया था? क्योंकि उन्होंने खुद ने इंग्लैंड में पढ़ा था और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट था उसमें बहुत ज़्यादा डीप फेथ था। वो चाहते थे कि लोगों के द्वारा डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी उनका मतलब था कि लोगों के द्वारा हो, लोगों के लिए ही हो और लोगों की ही सरकार हो। सेकंड पॉइंट इज एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सबसे बोल्ड स्टेप, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फ्रॉम डे वन। जब कई देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में सिर्फ एलाइट वोट करते थे, इंडिया में नेहरू जी ने कहा कि एवरी एडल्ट इंडियन डिजर्व्स द राइट टू वोट। ये बहुत ह्यूज था।
देश में लिटरेसी कम थी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक था, बट स्टिल ही ट्रस्टेड द विजडम ऑफ कॉमन पीपल। थर्ड पॉइंट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। नेहरू बिलीव्ड इलेक्शन शुड बी फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बनवाया एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी जो रूलिंग पार्टी से अलग हो, अनबायस्ड हो। बेसिकली यही डेमोक्रेसी का असली टेस्ट था। प्लूरलिज्म एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। हाँ, कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी थी, लेकिन नेहरू जी ने अपोजिशन को भी जगह दी। उन्होंने डिसेंट, डिबेट और फ्री प्रेस को डेमोक्रेसी का एसेंशियल पार्ट माना। वो कहते थे कि यूनिटी डजंट मीन्स यूनिफॉर्मिटी। हमारा फिफ्थ पॉइंट है फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। नेहरू जी जो है वो स्ट्रॉन्ग सेंटर को सपोर्ट करते थे, स्पेशली जैसे हमारी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है ना, डाइवर्स कंट्रीज़ जैसे इंडिया, उनमें। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेट के राइट्स को इग्नोर करते थे। इन नॉर्मल सिचुएशन ही रिस्पेक्टेड फेडरल बैलेंस। अब हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू जी के सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में। उनका सेक्युलरिज्म अलग था, ना रिलीजन के खिलाफ और ना ही रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रमोट करने वाला। तो चलिए समझते हैं नेहरू स्टाइल सेक्युलरिज्म को। सबसे पहला पॉइंट है सेक्युलरिज्म नॉट एंटी रिलीजियस। नेहरू जी ने सेक्युलरिज्म को कभी भी नो रिलीजन नहीं माना। उनका कहना था कि स्टेट का काम है सबको इक्वल ट्रीट करना। स्टेट का काम है सबको इक्वल ट्रीट करना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सब एक समान है उसके लिए, स्टेट के लिए। यानी स्टेट विल बी न्यूट्रल, नो फेवर, नो बायसेस, अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू जी। इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। उनका एक विजन था कि वो सेक्युलर डेमोक्रेसी चाहते थे, जहाँ पे सिटीजन्स को फ्रीडम होगी टू प्रैक्टिस एनी फेथ बिना किसी डर के या फिर डिस्क्रिमिनेशन के। फियर्स अपोजिशन टू कम्युनलिज्म। नेहरू जी कम्युनलिज्म के हार्ड कोर क्रिटिक थे। नेहरू का जो इंडिया था वो एक सिविक नेशन था, जहाँ पे लोगों की पहचान उनके सिटीजनशिप से होती है, ना कि उनके रिलीजन से। उनका कहना था कि इंडिया is not just a federation of religion, it is a nation of people with shared values and dreams. अब हम समझेंगे नेहरू जी के इकोनॉमिक मॉडल को, यानी उनका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने इकोनॉमिक जस्टिस को डेमोक्रेसी का पार्ट बनाया। डेमोक्रेसी बियॉन्ड वोटिंग। नेहरू जी कहते थे कि आदमी भूखा हो, बेरोजगार हो और अनपढ़ हो तो क्या उसे डेमोक्रेसी का मतलब समझ आएगा? नहीं, उनका फोकस था फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी पे, इलिटरेसी से और अनएम्प्लॉयमेंट से। तभी डेमोक्रेसी मीनिंगफुल बनेगी। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन नेहरू स्टाइल। उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चूज़ किया, यानी स्टेट का रोल होना चाहिए इनइक्वालिटी काम करने में, लेकिन विद इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। कोई डिक्टेटरशिप नहीं, नो वायलेंट रिवॉल्यूशन, सब कुछ पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होना चाहिए। 5 ईयर प्लान्स। इंडिया का ग्रोथ मॉडल बना प्लान्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान बनाई जिसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों का रोल था, लेकिन प्रायोरिटी किसकी थी? पुअर के अपलिफ्टमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए
और बैलेंस रीजनल प्रोग्रेस के लिए। पब्लिक सेक्टर इज इक्वल टू पब्लिक वेलफेयर। नेहरू जी मानते थे कि की इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट ये पब्लिक सेक्टर के पास होना चाहिए। अब क्यों वो ऐसा क्यों कहते थे कि ये जो की इंडस्ट्रीज है जैसे स्टील की, एनर्जी की, ट्रांसपोर्ट की, ये पब्लिक के मतलब पब्लिक सेक्टर के पास क्यों होना चाहिए? ताकि प्रॉफिट से ज़्यादा लोगों की भलाई हो, हेल्थ, जॉब्स और अफोर्डेबल गुड्स के लिए। लैंड रिफॉर्म्स, उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम को हटाने के लिए स्ट्रॉन्ग लैंड रिफॉर्म्स किए। ज़मीन उन तक पहुँचे जो उस पर काम करते हैं, नॉट जस्ट लैंडलॉर्ड्स। ये सब था उनका विजन ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जहाँ इक्विटी और अपॉर्चुनिटी सबको मिले। अब हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू और उनके कमिटमेंट्स के बारे में टुवर्ड्स फ्रीडम और सिविल लिबर्टीज़। उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है। नेहरू जी कहते थे कि डेमोक्रेसी का असली टेस्ट होता है जब लोगों के पास बोलने, लिखने और प्रोटेस्ट करने की आज़ादी हो। सबसे पहले वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जो नेहरू जी का कोर बिलीफ था। नेहरू जी हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और पीसफुल प्रोटेस्ट को डेमोक्रेसी का बैकबोन मानते थे। उन्होंने कहा था कि आई वुड रेदर हैव अ कम्प्लीटली फ्री प्रेस विथ ऑल द डेंजर्स इन्वॉल्व्ड देन अ सप्रेस्ड और कंट्रोल्ड प्रेस। मतलब क्रिटिसिज्म भी डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। सेकेंड पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। नेहरू जी ने ना एम्फेसिस किया था कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिखना काफ़ी नहीं है, उसका रिस्पेक्ट और स्पिरिट समझना भी बहुत ज़रूरी है। और उनका विजन था कि जो सिटीजन्स हैं, लीडर्स हैं, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को अपनाएं। ठीक है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिखना काफ़ी नहीं है, उसको रिस्पेक्ट करना, उसकी स्पिरिट को समझना ज़रूरी है। और सिटीजन्स और लीडर्स दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को अपनाने चाहिए, जैसे इक्वालिटी को, जस्टिस को और सेक्युलरिज्म को। जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, विच इज़ अ डिफ़िकल्ट बैलेंस। हाँ, नेहरू जी ने कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज अलाउ किए, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, लेकिन उनका बहुत क्लियर स्टैंड था कि सच पावर्स मस्ट बी टेम्पररी, यूज्ड ओनली इन इमरजेंसीज एंड नेवर एज अ टूल फॉर पॉलिटिकल सेपरेशंस। ये जो पावर्स हैं ये टेम्पररी होनी चाहिए, ये सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ होनी चाहिए, और ये पॉलिटिकल सेपरेशन का टूल नहीं बनना चाहिए कभी भी। तो उन्होंने बैलेंस बनाया रखा किसके बीच में? सिक्योरिटी के बीच में और हमारी लिबर्टी के बीच में। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। नेहरू जी ने कभी भी पार्लियामेंट, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्सेप्ट नहीं किया। वो मानते थे कि स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ही इंडिया को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सकते हैं। उनका अप्रोच था दैट फॉलो द रूल्स नॉट शॉर्टकट्स। तो नेहरू जी के लिए डेमोक्रेसी का मतलब था सिर्फ वोट नहीं, बल्कि आज़ादी, इंसाफ और संविधान का सम्मान। अब हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू जी के जो उनका विजन था एजुकेशन और डेमोक्रेटिक कल्चर के प्रति विजन को। सबसे पहले हम देखेंगे साइंटिफिक टेम्पर, जो नेहरू जी का फेवरेट वर्ड था। नेहरू जी मानते थे कि साइंटिफिक टेम्पर यानी सोचने का तरीका जो लॉजिक और रेशनैलिटी पे बेस्ड हो। लिसन इट अगेन, सोचने का तरीका जो लॉजिक और रेशनैलिटी पे बेस्ड होना चाहिए इज़ द फाउंडेशन ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी। उनका मानना था कि सुपरस्टिशंस और अंधविश्वास जो है सिर्फ बैकवर्डनेस बढ़ाते हैं। प्रोग्रेस के लिए हमें साइंस और क्वेश्चनिंग ज़रूरी है। सेकेंड, वो मानते थे दैट एजुकेशन
इज़ इक्वल टू डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। उन्होंने एजुकेशन को सिर्फ जॉब के लिए नहीं माना, उन्होंने बोला कि वो इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाने का ज़रिया है एजुकेशन। इसी वजह से ना उन्होंने कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट किया था, जैसे IITs जो वर्ल्ड क्लास इंजीनियर बनाने के लिए, UGC हायर एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, और एम्स हेल्थ सेक्टर के लिए क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। उनका ड्रीम था कि इंडिया को मॉडर्न बनाने के लिए मॉडर्न माइंड्स चाहिए उन्हें। जो थर्ड पॉइंट है वो है यूथ इज़ इक्वल टू डेमोक्रेसी का फ्यूचर। नेहरू जी ने यूथ को डेमोक्रेसी का हार्ट बीट कहा। उन्होंने बोला कि ये जो यूथ हैं ये डेमोक्रेसी के हार्ट बीट हैं। उन्होंने इनकरेज किया था कॉलेज डिबेट्स को, स्टूडेंट मूवमेंट्स को, यूनिवर्सिटी स्पेसेस जहाँ यूथ अपनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। उनका बहुत ही क्लियर मैसेज था, डोंट जस्ट स्टडी, क्वेश्चन, डिस्कस और पार्टिसिपेट। अब हम बात करते हैं नेहरूज़ फॉरेन पॉलिसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में। सबसे पहला, डेमोक्रेसी विथ नॉन अलाइनमेंट वॉज नेहरूज़ डॉक्ट्रिन। नेहरू जी ने कहा कि हम किसी कैंप के साथ नहीं हैं, हम ट्रुथ के साथ हैं। जब कोल्ड वॉर के टाइम दुनिया 2 ब्लॉक्स में बनती जा रही थी, एक कैपिटलिस्ट और एक कम्युनिस्ट, नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को प्रमोट किया। इसका मतलब क्या था? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कोऑपरेशन और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। सेकेंड इज एंटी कॉलोनियलिज्म एंड एंटी रेसिज्म। नेहरू जी सिर्फ इंडिया के फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो ग्लोबल एंटी कॉलोनियल वॉइस बन गए थे। उन्होंने जो है अपार्थाइड का ओपनली अपोज किया था, साउथ अफ्रीका में जो हुआ था। इम्पीरियलिज्म और रेसिज्म के अगेंस्ट UN में उन्होंने स्पीच दिए थे। नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स को सपोर्ट किया अफ्रीका से एशिया तक। उनका कहना था कि फ्रीडम सिर्फ एक कंट्री का राइट नहीं है, हर नेशन का वो हक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वर्ल्ड पीस और डिसआर्मामेंट। नेहरू जी ने हमेशा डिप्लोमेसी को प्रेफर किया, वॉर को कभी प्रेफर नहीं किया उन्होंने। UN में नॉन अलाइंड समिट्स में उन्होंने हमेशा वर्ल्ड पीस, डिसआर्मामेंट, डेमोक्रेटिक डायलॉग प्रमोट किए। उनका अगेन एक विजन था, ए वर्ल्ड वेयर नेशंस सॉल्व प्रॉब्लम्स विद डिस्कशंस नॉट डिस्ट्रक्शन। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी वर्ल्ड जहाँ पे नेशंस जो है वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे डिस्कशंस के थ्रू, ना कि डिस्ट्रक्शंस के थ्रू। अब हम देखेंगे कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने डेमोक्रेसी की जो टफेस्ट चैलेंजेस थे उनका सामना कैसे किया। जैसे जो पार्टीशन के बाद का टाइम था, लिंग्विस्टिक डिमांड्स थी, कश्मीर इशू था और कुछ पर्सनल क्रिटिसिज्म भी था। सबसे पहला जो हुआ था वो था पार्टीशन वायलेंस और रेफ्यूजी क्राइसिस। अब 1947 में भारत जो था हमारा आज़ाद तो हो गया, पर उस टाइम पे भारत जो है बिखरा हुआ था बहुत। कम्युनल राइट्स चल रहे थे, मास किलिंग्स हो रही थी और लैक्स ऑफ रेफ्यूजीज थे हमारे यहाँ पे। नेहरू जी ने डेमोक्रेटिक रीसाइलेंस दिखाया। उन्होंने शांति बनाने के लिए गांधी जी के साथ वो ग्राउंड पे उतर गए, रेफ्यूजी कैंप्स उन्होंने इस्टेब्लिश किए और लॉ एंड ऑर्डर रीस्टोर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज को उन्होंने एक्टिवेट किया। जो सेकेंड इशू था वो था लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। नेहरू जी जो थे पहले बहुत रेजिस्ट करते थे लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स को बनाने में। उनको लगता था कि ये जो है ना हमारी यूनिटी को तोड़ सकता है। पर जब लोगों की डेमोक्रेटिक डिमांड्स जो थी वो बढ़ने लगी, स्पेशली आफ्टर पोट्टी श्रीरामुल्लू डेथ, नेहरू जी ने कहा कि लोगों की भाषा उनकी एक आइडेंटिटी का हिस्सा है। तो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था पास हुआ। तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती सबको उनकी भाषा का अपना राज्य मिला। थर्ड जो था वो कश्मीर इशू था। स्टार्टिंग में
नेहरू जी का स्टैंस बहुत क्लियर था कि प्लेबिसाइट होना चाहिए, लोग डिसाइड करेंगे कश्मीर इंडिया के साथ रहे या नहीं। लेकिन बाद में ग्लोबल पॉलिटिकल कंपल्शंस के चलते जो स्टैंस था वो चेंज हो गया। अब ग्लोबल पॉलिटिकल कंपल्शंस जैसे पाकिस्तान इन्वेजन, यूएन इंटरफेरेंस, कोल्ड वॉर प्रेशर, फिर कश्मीर ग्रेजुअली बिकेम मोर इंटीग्रेटेड विद इंडिया। फोर्थ जो था क्रिटिसिज्म विच इज नेपोटिज्म और सेंट्रलाइजेशन। नेहरू जी पर ये आरोप भी लगते हैं इनफैक्ट कि पावर काफ़ी सेंट्रलाइज कर ली थी उस टाइम पे इन्होंने, और इंदिरा गांधी को अपनी पॉलिटिकल सक्सेसर बनाने का रास्ता बनाया। ये डिसीजन उनके डेमोक्रेटिक आइडियल्स के खिलाफ नहीं थे, पर डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल रहे। नेहरूवियन डेमोक्रेसी की लेगेसी और रिलेवेंस टुडे। सबसे पहले हम देखेंगे नेहरू जी की लेगेसी की बात करते हैं। ही बिल्ट स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जैसे पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, उन्होंने सबको रिस्पेक्ट दिया। पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर का ट्रेडिशन शुरू हुआ, जहां मिलिट्री कॉर्प्स नहीं बैलेट बॉक्स डिसाइड करता है कि कौन राज करेगा। ये जो फाउंडेशन स्टोन्स है आज भी भारत के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को जिंदा रखते हैं। लेकिन आज डेमोक्रेसी फेस कर रही है बहुत सारे नए थ्रेट्स, जैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स, कम्युनल पोलराइजेशन, सिविल लिबर्टीज़ का इरोजन। और हर बार जब ये थ्रेट्स बढ़ते हैं लोग नेहरूवियन वैल्यूज़ याद करते हैं, जैसे प्लूरलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेटिक स्पिरिट। ओके, ये समझ आया आपको। अब हर लेगेसी का कुछ क्रिटिक्स तो होते ही हैं, ठीक है, हर लेगेसी के कुछ क्रिटिक्स भी होते हैं। तो नेहरू जी पर ये आरोप लगते हैं कि पब्लिक सेक्टर में डिज़ायर्ड ग्रोथ नहीं दी उन्होंने, लैंड रिफॉर्म्स अधूरे रह गए और इकोनॉमिक कंट्रोल जो था टू मच था, प्राइवेट एंटरप्राइजेस सफोकेटेड, सेक्युलरिज्म एलिटिस्ट लगता था और मास से डिस्कनेक्टेड था। उस टाइम पे मासेस से डिस्कनेक्टेड था वो, लेकिन फिर भी उनका इंटेंट डेमोक्रेटिक था, सबको साथ लेके चलना। तो आज के भारत में क्या नेहरूवियन डेमोक्रेसी का रिलेवेंस है, ये आप डिसाइड कीजिए, और क्या हम उनकी लेगेसी का सही उपयोग कर रहे हैं। अब हम एक मीनिंगफुल कंक्लूजन देखते हैं जिसमें हम समझेंगे कि नेहरू जी के लिए डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ सिस्टम नहीं था बल्कि स्ट्रगल थी। तो चलिए शुरू करते हैं। नेहरू जी के लिए डेमोक्रेसी एक डेस्टिनेशन नहीं था। ओके, ये हमें समझना होगा कि डेमोक्रेसी एज ए कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल। नेहरू जी के लिए जो डेमोक्रेसी था वो एक डेस्टिनेशन नहीं था, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थी जो मॉरल भी थी, सोशल भी थी और पॉलिटिकल भी थी। उनका जो डेमोक्रेटिक मॉडल था वो बहुत डायनामिक था, प्रैक्टिकल तो था बट वो आइडियलिस्टिक भी था, और उनका एक ड्रीम था, वो एक ऐसा भारत चाहते थे जहां हर सिटीजन्स की जो वॉइस है वो सुनी जाए, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट या स्टेटस। और उनका एक बहुत ही फेमस और बहुत ही आइकॉनिक कोट है दैट डेमोक्रेसी इज़ गुड, आई से दिस बिकॉज अदर सिस्टम्स आर वर्स। ये एक सिंपल लाइन नहीं बल्कि ये एक लाइफ टाइम बिलीफ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।